अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर से हर बुध की शाम हम आपके लिए मूड और मिजाज से रिलेटेड प्रोग्राम लेके आते हैं। मेरे साथ पहले की तरह मिसामना नवाज़ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे प्रोग्राम में और मूड और मिजाज की बीमारी में इलाज और काउंसलिंग का वसी तजर्बा रखती हैं। मिसामना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मिसामना, हम काफ़ी अरसे से वन वे और दी अदर मूड मिजाज पर बात करते रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर पर काफ़ी बात हुई। मेरे जहन में सवाल आ रहा था और पिछली दफ़ा हमारे एक व्यूअर ने हमसे ऑनलाइन ये सवाल भी पूछा कि आम तौर पर लोगों का जब मूड ख़राब होता है तो ख़राबी को तो मसला समझा जाता है, लेकिन मूड की ख़राबी का एक और रंग आम तौर पर पढ़ा तो जाता है, समझा जो जाता है, लेकिन उसको इतना अटेंड नहीं किया जाता। आई एम रेफरिंग टू कि बिला वजह वो जो खुश होने की कैफियत है, बबलीनेस, एनर्जी का बढ़ना, फिर उसी से रिलेटेड आगे और मसाइल भी होते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स और प्रॉब्लम्स। तो क्या ये भी रुख है बीमारी का? इज़ इट एज प्रॉब्लमेटिक इफ़ नॉट मोर एज डिप्रेशन इज़, या ये इट इज़ ऑल राइट, कोई अगर खुश है तो फिर हम क्या कहें उसे? जी, जनरली तो परसेप्शन यही होती है डिसऑर्डर्स की जहाँ बात होती है या नफ्सियाती बीमारियों की जहाँ बात होती है या मूड मिजाज के मसाइल की बात हो, तो वहाँ पे परसेप्शन ये होती है कि शायद उदासी, मायूसी, डिप्रेशन महसूस करना या किसी काम में दिल ना लगना, सुस्ती, ये ही बीमारी की अलामतें हैं और इसी में ही पेशेंट को हेल्प की ज़रूरत होती है और इसमें कोई शक नहीं कि हेल्प की ज़रूरत होती है इसमें। लेकिन एक और पहलू जो मूड डिसऑर्डर्स का है उसको अक्सर ही इग्नोर किया जाता है और उसको डिसऑर्डर समझा ही नहीं जाता और उसको कोई मसला समझा ही नहीं जाता। और ऐसी कैफियत में कभी भी ना घर वाले कभी ये महसूस करते हैं, ना ही कभी पेशेंट को ख़ुद को ये महसूस होता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। और वो डिप्रेशन की जो अपोजिट साइड है जिसको यूजुअली जिसमें मरीज़ के मिजाज में आप बहुत ज़्यादा तेज़ी देखेंगे, बहुत ज़्यादा जोश देखेंगे बग़ैर किसी वजह के। उसको टेक्निकल टर्म्स में हाइपोमेनिया या मेनिया की टर्म्स भी कहा जाता है, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत कॉमन है। मूड डिसऑर्डर्स में जनरली साइकिल्स की तरह मूड बदलते हैं, यानी कुछ साल के कुछ दिन तो या महीने के कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि जिसमें मूड उदास होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें बग़ैर किसी वजह के ही मूड खुश भी होता है। उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं पेशेंट्स कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, काफ़ी गोल सेटिंग्स हो रही होती हैं उस फेज़ में। और फिर दूसरी फ़ेज़ आती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा उदासी आ जाती है, दिल नहीं चाहता, लगता है कि सब मीनिंगलेस है, किसी चीज़ का कोई मायने नहीं है। सो जो आज हम बात करेंगे वो उस दूसरे रुख की है मूड के, कि जिसको बीमारी नहीं समझा जाता, जिसको कोई मसला समझा ही नहीं जाता। और इसमें जैसे मैंने एक तो अलामत बताई कि बग़ैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना, और कभी भी ऐसी स्टेट में कभी भी कोई पेशेंट कम ही जाता है डॉक्टर के पास ये कहने के लिए कि मैं बिला वजह में बहुत खुश हूँ तो मेरा इलाज करें। ज़्यादातर डिप्रेशन में ही अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं पेशेंट्स और फैमिलीज़ भी। बिला वजह में खुशी महसूस करना या बिल्कुल नींद ना आना, ऐसा लगना कि सोना तो ऐसे है कि जैसे वक्त का ज़िया है, यानी इस फेज़ में नींद भी कम आती है, एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा? जी बिल्कुल, यानी कम सोना या फिर ऐसे टाइम पे, यानी रात को जागना और दिन में कोई 3-4 घंटे सो के तो नींद पूरी कर लेना, या सोने पे दिल ही ना चाहना, रेस्ट करने का दिल ही ना चाहना। बहुत से काम हैं जो कि दिमाग में चल रहे हैं और ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। सो स्लीप के भी पैटर्न डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। समटाइम्स दिमाग में ख़यालात भी कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ नज़र आते हैं, यानी ठहराव नहीं होता सोचों में। ढेर सारे प्लान्स होते हैं, ढेर सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो पेशेंट्स बना रहे होते हैं जहन में कि मुझे अभी ये भी करना है, ये भी करना है, और उसके लिए फिर वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। आपको फ़िज़िकली भी नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज में कुछ तेज़ी है, कुछ एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, या हाइटेंड लेवल पर अलर्ट है पेशेंट बहुत ज़्यादा। समटाइम्स तो ओवर टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा बोलना, बातें करना, और
देखा जाता है कि कई कई घंटों टेलीफोन पर भी बात की जा रही है और एक किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को कॉल की है, वो बंद हुई है, तो उसके बाद फिर कहीं और कॉल कर देना। समटाइम्स सोशल मीडिया के इस्तेमाल जब करते हैं ऐसे लोग इस स्टेट में कि जिसमें वो बिला वजह बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे भी वो हर जगह पे कमेंट्स करना और बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेना, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में है तो वहाँ पे ढेर सारी बातें करना और कमेंट्स और बातचीत और बेरब्त समटाइम्स गुफ्तगू करना कि जिसमें एक टॉपिक पे ठहर कर बात नहीं करना, तो समटाइम्स कोई और टॉपिक। सो और इसके अलावा स्पेंडिंग के मामला भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो उसमें पेशेंट्स पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, खाने पीने पे या चीज़ें ख़रीदने में, इवन दूसरों को तोहफे तोहफ़ देने में, बग़ैर किसी वजह के किसी के लिए तोहफे ख़रीद लेना और फिर उनको जा के देना, भेजना। कई दफ़ा जानने वालों को, कई दफ़ा अनजान को, गरीबों को खुशी में आके तो तोहफे तोहफ़ बांटना बहुत ज़्यादा। सो ये भी उसी एक फ़ेज़ की ही अलामत है। और अगेन इसको जनरली लोग इतना बुरा नहीं समझते और अच्छा ही समझते हैं कि मरीज़ घर आ रहा है खुशी खुशी से और हर रोज़ ही कुछ ना कुछ तोहफे तोहफ़ लेके आ रहा है और खुशी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है चीज़ों की लेकिन फिर भी ढेर सारी शॉपिंग करके आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुश है और जोक्स क्रैक कर रहा है और लतीफ़े बगैर किसी वजह के सुना रहा है और बातें बहुत ज़्यादा कर रहा है और नींद उसको कम आ रही है, और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं समटाइम्स पेशेंट उसमें कि ढेर सारा काम कर लेते हैं उसी फेज़ में ही, बहुत क्रिएटिव भी हो जाते हैं उसी फेज़ में कि जिसमें वो आइडियाज़ उनके क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। सो वो जो भी उनकी क्रिएटिव स्किल्स होती हैं तो उसको काफ़ी यूज़ करते हैं, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे लिखने पढ़ने का कोई काम हो, कोई दफ्तरी काम हो। सो उसमें भी काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर में ख़ास तौर पर हम उसकी बात करें तो उसमें ये वाली एपिसोड जब आती है तो पेशेंट बहुत इन्जॉय कर रहा होता है उसको, वो उसको बीमारी नहीं समझ रहा होता, और वजह पीछे बेसिकली केमिकल्स होते हैं। हमारे ब्रेन का एक केमिकल है जिसे डोपामीन कहते हैं, उसकी जब बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है, वो केमिकल हम सब के ब्रेन में है, लेकिन जब इस केमिकल की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है तो ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। बहुत ज़्यादा मिजाज में तेज़ी आ जाना, खुशी बहुत ज़्यादा महसूस करना और एक्टिव हो जाना, सोना ना, और समटाइम्स ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से भी पेशेंट्स के साथ इसी तरह जो स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं सो उसमें भी इसी तरह के हालात नज़र आते हैं। सो पेशेंट उसको बीमारी नहीं समझता, लेकिन और वो चाहता है कि वो उसी फेज़ में रहे, यानी वो उसी फेज़ में रहे, लेकिन जो मैकेनिज़्म है ब्रेन का उसको समझने की ज़रूरत है कि ये फेज़ रहता नहीं है अपनी जगह पे, यानी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना या इलेटेड हो जाना ये सस्टेन नहीं करेगा ज़्यादा देर तक। ये एक एनर्जी की तरह होता है, और एनर्जी जब बहुत ज़्यादा पाइलअप होती रहती है ब्रेन में तो समटाइम्स इलेशन के बाद इरिटेबिलिटी का एक फ़ेज़ आता है, यानी बहुत ज़्यादा वो जो जज्बातियत होती है, खुशी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़ेपन में तब्दील होना शुरू हो जाती है मूड डिसऑर्डर्स में, क्योंकि ओवरफ्लो ऑफ डोपामीन वो कंटिन्यू रहता है। इरिटेबिलिटी जब शुरू होती है तो फिर वही जो तेज़ी में रहने वाला जो शख्स होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वही आहिस्ता आहिस्ता बात पे चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा। पीछे एनर्जी वही सेम है लेकिन शक्ल तब्दील होना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन आना शुरू होगा, बात पे गुस्सा या आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाएंगे, एनर्जीज आहिस्ता आहिस्ता वही इरिटेबिलिटी मज़ीद एग्जॉस्शन में तब्दील होना शुरू हो जाती है और अग्रेशन में आती है, अग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और वही खुशी वाला जो पहलू है वो आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़ेपन में और फिर अग्रेशन में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़, मोबाइल का टूट जाना, दीवार में मार देना, या रैश ड्राइविंग, या बहुत से बड़े बड़े फ़ैसले कर लेना रिश्तों के बारे में या अपने करियर के बारे में या बिज़नेस के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कि जिसका बाद में नुकसान हो। और इवेंचुअली जब एग्रेशन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सो इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो गए तो फिर एक डिप्रेशन की एपिसोड और फिर वो उदासी और फिर मायूसी का एक कैफियत है जो कि आती है। सो एक साइकिल है जो अक्सर मूड डिसऑर्डर्स में जो कि देखा गया है कि जिसमें जब बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाती है सो उसके बाद फिर उदासी आ जाती है, और फिर उदासी जनरली आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में उसके बाद फिर से वही एपिसोड पेशेंट के ऊपर दोबारा से रिपीट होता है। और
यूजुअली लोग जब कोई खुशी में या बहुत इलेटेड होता है तो घर वाले कहते हैं कि अब शायद बेहतर हो गए, अब कोई मसला नहीं है, अब शायद बेहतर है। तो लेकिन असल में अगर उसको उस एनर्जीज़ को ठीक से कोई चैनलाइज ना करे या पहचाने ना, सो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि उसके बाद इवेंचुअली डिस्ट्रक्शन की तरफ ही उसके मूड मिजाज जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी को सैलरी मिलती है और वो महीने के पहले 5 दिन ही इस्तेमाल करता है, तो बाकी जो 25 दिन हैं सो उसमें फिर जनरली वो मुश्किलात ही उसको होंगी पैसों के मामलात में, और वो हैंड टू माउथ ही गुजारा करेगा। तो एनर्जीज़ भी कुछ ऐसी हैं मूड डिसऑर्डर्स में ख़ास तौर पे कि वो भी अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर लें, हम जल्दी ही खर्च कर लें, पूरे महीने की एनर्जी अगर एक ही दिन में खर्च कर लें, सो उसके बाद फिर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और फिर डिप्रेशन के मामला तो वो सारे होते हैं। लेकिन जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि ये बहुत ज़्यादा पुरजोश होना, या जिसे हम कहेंगे नाजायज़ खुशी, एक तो होती किसी वजह से आप जनरली एक्साइटेड हों, खुश हों, लेकिन मूड डिसऑर्डर्स में समटाइम्स नाजायज़ खुशी होती है। खुशी वाली बात अगर हो भी तो उस पर जो रिएक्शन होता है मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट का वो काफ़ी एग्जैजरेटेड होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इवन यहाँ तक कि बात उतनी बड़ी नहीं है लेकिन सेलिब्रेशन बहुत बड़ी मूड डिसऑर्डर में पेशेंट एक्साइटमेंट में करते हैं, और समटाइम जब रीज़न मिल जाती है तो तब तो और ज़्यादा इलेशन में पेशेंट रहते हैं जब कोई रीज़न हो उनमें। सो इस टॉपिक पर बेसिकली बात करने का मकसद भी ये था कि हम डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये एक बीमारी है और इस पर काम करने की ज़रूरत है और इस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है और सबको मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो दूसरा रुख है उसको अक्सर हम नेगलेक्ट करते हैं। और समटाइम्स हमें कुछ लोग बहुत अच्छे खुशबाश नज़र आ रहे होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, तैयार श्यार, और ये भी बेसिकली ये हाइपोमेनिया के ही सिम्टम्स हैं कि जिसमें कई दफ़ा हमें कुछ लोग बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि तो बहुत मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से, और कुछ अरसे बाद अचानक से पता चलता है कि उनकी लाइफ में कोई डिप्रेशन की एपिसोड आई है या सेल्फ हार्म की कोशिश की है। सो लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि ये तो जनरली बड़ा लाइवली इंसान लग रहा था और नज़र नहीं आ रहा था, पता यकीन नहीं हो रहा कि इसके साथ ऐसा भी कभी हो सकता है। सो ये दोनों पहलुओं को की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ उदासी ही बीमारी नहीं होती, बल्कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा पुरजोश होना या बहुत ज़्यादा इलिटेड होना बग़ैर किसी वजह के भी बीमारी की अलामत हो सकता है। सो उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने अभी बताया कि इसका ताल्लुक ब्रेन के केमिकल से है और एक केमिकल की तरफ आपने बतौर ख़ास इशारा भी किया। आमतौर पर ये समझा जाता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये होता है या जिनकी वजह से ये ट्रिगर होता है या बाकी मामलात, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या ये ब्रेन डिसऑर्डर है या इसका ताल्लुक इन्वायरमेंट से डेफिनेटिव है। डेफिनेटिव से मुराद ये है कि क्या इन्वायरमेंट पर इसकी ज़िम्मेदारी डाली जा सकती है या ये बायोलॉजिकली किसी इंसान के दिमाग में आने वाली तब्दीलियां हैं जिनके नतीजे में वो अपने इन्वायरमेंट का या माहौल का फिर मरहूने मिन्नत नहीं उसकी स्टेट्स रहती। मेनली तो ये केमिकल इन नेचर है ये सारा मामला, यानी हमारे ब्रेन के केमिकल्स ही हैं, हम एक केमिकल बीइंग हैं बेसिकली, और हमारे ब्रेन के केमिकल्स के उतार चढ़ाव के साथ ही हमारा मूड जुड़ा हुआ है। सो मेनली तो रोल प्ले करते हैं हमारे ब्रेन के केमिकल्स और जीन्स, क्योंकि जेनेटिक भी रोल होता है मूड डिसऑर्डर्स में, और 70 to 80% रोल जीन्स का होता है मूड डिसऑर्डर्स में। लेकिन इन्वायरमेंट ट्रिगर ज़रूर कर सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हालात की वजह से ही सारा का सारा ये मसला हो। यानी ट्रिगर ज़रूर हो सकता है अगर किसी के साथ इस तरह के मसाइल हैं कि जिसमें जीन्स में भी वल्नरेबिलिटी है, फिर ब्रेन के केमिकल्स में भी डिस्टर्बेंस है, चाहे वो किसी नफसाती बीमारी की वजह से हो या वो ड्रग अब्यूज़ की वजह से ब्रेन के केमिकल्स में डिस्टर्बेंस आ रही है। सो ब्रेन केमिकल्स और जीन्स जब पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हों और इर्द गिर्द फिर इन्वायरमेंट भी अगर कहीं ना कहीं वहाँ से कोई ट्रिगर मिल जाता है, और पेशेंट की अपनी कोपिंग स्किल्स अगर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बड़ी जल्दी पिक कर लेता है नेगेटिविटी को, या अपने लाइफ के जो भी मसाइल होते हैं तो उनको बड़ी जल्दी वो
पर्सनलाइज कर लेता है और फिर वो डील भी उनको ऐसे ही करता है कि जैसे ये मसाइल मेरे साथ ही हुए थे तो क्यों हुए हैं, या बहुत ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, या इवन अच्छे माहौल की वजह से भी बहुत ज़्यादा अगर उसका भी असर ले लेता है ज़रूरत से ज़्यादा। सो अगर पेशेंट की अपनी कोपिंग भी वीक है, जेनेटिकली भी प्रोन है, ब्रेन के केमिकल्स भी डिस्टर्ब हैं, फिर ड्रग्स का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल है या सेल्फ मेडिकेशन चल रही है अपने मूड को ठीक करने के लिए कि चाय कॉफ़ी ढेर सारी पी लेनी जब मूड ख़राब हो, या सिगरेट का इस्तेमाल, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखी हुई, स्ट्रेस को कोप करना नहीं आता, या फिर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है जैसे कि नींद का कोई रूटीन नहीं है या नींद प्रॉपर नहीं ली जा रही है, डाइट अच्छी नहीं है, या वॉक और एक्सरसाइज भी ज़िंदगी में नहीं है, और रिलेशनशिप्स पर भी कुछ काम नहीं हुआ हुआ। सो ये सारी चीज़ें फिर जब मिलती हैं तो फिर बीमारी को और ज़्यादा सरफेस पे आने का मौका मिलता है। मूड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेसिक पिलर्स कहते हैं मूड मैनेजमेंट का। अगर जो लोग वो 4 चीज़ों पर डेली बेसिस पर काम करते रहे लंबे अरसे तक तो 80% मूड तो उनका बेहतर रहता है, यानी पीछे फिर 20% मूड है जिसको फिर उनका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो वो 4 चीज़ें जो बड़ी बुनियादी हैं और वो हर कोई अगर कोशिश करे तो वो कर सकता है, कि जिसमें पहली चीज़ है कि डेली वॉक एंड एक्सरसाइज, ये एक पिलर है मूड को मैनेज करने का। दूसरी चीज़ है कि हेल्दी डाइट, सब्जियां, दालें, फ्रूट, फ्रेश चीज़ें ये सारी ज़्यादा होनी चाहिए, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या नमकीन खाने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कम होनी चाहिए, पैकेट वाली चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये चीज़ें कम होनी चाहिए। सो डाइट भी हमारे मूड को अफेक्ट करती है, सो ये दूसरा पिलर है। और फिर अगेन वाटर इनटेक भी इसी में ही आता है कि जो कि जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है स्लीप, के नाइट टाइम स्लीप अगर हो, ये तीसरा पिलर है मूड को मैनेज करने का। चौथी चीज़ है रिलेशनशिप्स, के अगर हम डेली बेसिस पर अपने इर्द गिर्द जिन लोगों के साथ हमारा रोज़ का वास्ता पड़ता है, चाहे वो कलीग्स हों, चाहे वो घर पे कोई रिश्तेदार हों या फैमिली मेम्बर हो, सो उनके साथ हम कैसे हैं, उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, रोज़ाना की अगर घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आर्गूमेंट चल रहे हैं, सो वो भी हमारे मूड के ऊपर अफेक्ट करें। सो ये 4 चीज़ों को तो बेसिक पिलर्स कहा जाता है मूड मैनेजमेंट के लिए, कि अगर इस 4 चीज़ों पर कोई डेली बेसिस पर काम करता है सो उसका 80% जो मूड मिजाज के मसले हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। और अगर उसका मूड ख़राब हो भी जाता है किसी वजह से, सो उसमें इतनी रेजिलियंस ज़रूर पैदा हो जाती है कि वो जल्दी कोप कर सकते हैं अपने मसाइल को। कि अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं लेकिन वो वॉक कर रहा है, वो नाइट अच्छी उसकी है, या नींद प्रॉपर ले रहा है, और उसके इर्द गिर्द जो सोशल नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस डालता है, या पॉजिटिव है या सपोर्टिव है, तो अगर उसकी लाइफ में कोई मुश्किलात आती भी हैं सो वो उसके हल की तरफ ज़्यादा जल्दी जाता है और वो उससे इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिजिलियंस बन जाती है। सो एनवायरनमेंट का रोल डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पर आएगा, लेकिन हम इसको मेजर फैक्टर नहीं कहेंगे कि यही फैक्टर है कि जिसकी वजह से किसी के मूड के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे बहुत से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ख़ास तौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर में कहे जाते हैं कि ये मेनिया को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी ये उस फेज़ को ट्रिगर कर सकते हैं कि जिसमें आपके मिजाज में बहुत तेज़ी आ सकती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे बगैर किसी वजह के, और आपको समझ नहीं आएगी कि आपकी एनर्जीज़ कहाँ आप यूटिलाइज़ करें। सो वो मेजर जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें जो कॉमन है वो ये हैं कि जिसमें कई समटाइम्स बहुत ज़्यादा खुशी के जो मौके होते हैं, कोई प्रमोशन हो जाती है या कोई पैसों के मामला आते हैं कि बड़ा अच्छा बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट हो गई है या उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो वो खुशी के मामला, कोई शादी ब्याह का मौका है, कोई न्यू ईयर है, कोई बर्थडे है, या कोई इस तरह के फंक्शंस हैं, ये भी बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर बनते हैं। अब सुनने में तो हमें लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो खुशी वाली बात है, ये तो सब खुशी के मौके। हाँ, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस था, इसकी ज़िंदगी में टेंशन थी, तो इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो गया है, या ब्रेकअप हो गया है इसका, या फिर फेल हो गया था तो ये हो गया, या जॉब नहीं मिल रही थी तो ये मामलात हो गए। लेकिन दूसरे पहलू को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये वाले जो इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट इवेंट्स, ये भी समटाइम्स हमारा जो इलेटेड मूड है उसको ट्रिगर कर देते हैं।
और ख़तरनाक ये मूड तब साबित होता है कि जब इस मूड की वजह से किसी की ओवर स्पेंडिंग हो रही है, किसी की ओवर ईटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा इतनी एनर्जी है कि उसके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो कई दफ़ा एक्साइटमेंट में ऐसी एम्बैरेसिंग हरकतें करना शुरू कर देते हैं पेशेंट, क्योंकि घर वालों के लिए भी एम्बैरेसिंग होते हैं और बाद में उसके लिए भी। मीनिया में और हाइपोमेनिया में जब कोई पेशेंट होता है तो वो कई दफ़ा ऐसी बातें कर देता है, क्योंकि डोपामीन जब बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी झिझक भी ख़त्म हो जाती है, हमारी जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाती है कि हम किससे क्या बात करें और कैसे करनी चाहिए, और झिझक भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है कि किस अंदाज से बात करनी है। सो समटाइम्स एम्बैरेसिंग सिचुएशंस भी पेशेंट्स के लिए नज़र आती हैं जब वो किसी इस फेज़ में होते हैं। सो ये जो इलेटेड फेज़ होता है मूड का, ये भी उतना ही डेंजरस है जितना कि कोई उदासी या मायूसी डेंजरस होती है। एक तो ये कि इवेंचुअली ये भी डिप्रेशन को ही लीड करता है। दूसरी बात है कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा जब ये पाइल अप होता है तो ये अग्रेशन या वायलेंस को लीड करता है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि पेशेंट्स खुशी में आकर, एक्साइटमेंट में आकर ऐसे ऐसे इम्पल्सिव फैसले कर लेते हैं, चीज़ें बेच देना, सस्ती ख़रीद लेना, यानी सस्ती बेच देना और महंगी ख़रीद लेना, ये सारी चीज़ें पेशेंट्स की इसी फेज़ में होना शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखने की ज़रूरत है कि वो आज अगर इंजॉय कोई कर रहा है तो वो लीड कहाँ करेगा। अभी आपने जेनेटिक्स की और एनवायरनमेंट दोनों का जो इम्पैक्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर पर या इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन पर, जैसे आज हम एक्साइटमेंट या मेनिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स का ये मतलब भी है कि अगर किसी को इस तकलीफ़ का थोड़ा या ज़्यादा सामना है तो उसके ऑफस्प्रिंग्स में या बच्चों में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है, या उसके ऑफस्प्रिंग्स या उसके इर्द गिर्द के लोग दे आर एट मोर डेंजर और मोर वल्नरेबिलिटी देन रेस्ट ऑफ द पीपल। जीन्स का मैंने जैसे कहा कि 80% रोल होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स में, लेकिन जीन्स को हम बीट कर सकते हैं अच्छे लाइफस्टाइल से, प्रोएक्टिव अप्रोच से। जैसे कि बाकी बहुत सी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां होती हैं कि जिसमें जेनेटिकली प्रोन होता है, लेकिन अगर वो पहले से ही, अगर उसको पता है कि मेरी जीन्स में इस तरह के मसाइल रन कर रहे हैं, तो वो प्रोएक्टिव होकर सीख सकता है पहले से कि मैं क्या ऐसा करूं कि आगे चलकर इस तरह के मसाइल से बचा जाए। मूड डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो यकीनन ये भी जेनेटिक होते हैं, लेकिन हम इनको बीट कर सकते हैं अगर तो हम पहले से पहचान लें कि फैमिली में क्या ट्रेंड है जो चल रहा है। जैसे गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा जीन्स में हम देख रहे हैं और आसपास भी अपने फैमिली में ये ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एंगर के इश्यूज़ हैं और बड़े मूड मिजाज के इस तरह के मसाइल अगर पाए जाते हैं, या जज्बातियत बहुत ज़्यादा है, यानी खुश भी होना है तो बहुत ज़्यादा होना है, और उदास भी होना है और परेशान भी होना है तो बहुत ज़्यादा होना है, या एंजाइटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर तो हम देख सकें कि जेनेटिक ट्रेंड क्या है इधर उधर, तो हम फिर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि अच्छे लाइफस्टाइल से भी हम जीन्स को बीट कर सकते हैं, फिर अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर डेली बेसिस पर काम करना के, और फिर अगेन हेल्प लेना, उसमें एक्सपर्ट की हेल्प लेना ज़रूरी होता है, उसमें ख़ुद भी स्टडी करना, किताबें या इंटरनेट से हेल्प लेना। सो ये भी हमें हेल्प करता है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे डील करें। लाइफस्टाइल की मैंने बात की, तो उसमें फिर ये जो सिगरेट का इस्तेमाल, शीशे का इस्तेमाल या बाकी और कोई ड्रग्स का इस्तेमाल, क्या ये ड्रग्स तो चलें, उनके बारे में तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, शीशे को और सिगरेट को आमतौर पे इतना नुकसानदेह नहीं समझा जाता, तो क्या इसके इस्तेमाल से भी मामला बिगड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जनरली मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स, आप समझें कि वैसे तो किसी को भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट तो बिल्कुल भी उनको सूट नहीं करता, उनके ब्रेन को इस तरह की ड्रग्स, क्योंकि वही केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं मूड डिसऑर्डर्स में जो, और वही केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन के ड्रग अब्यूज़ में। सो ऑलरेडी अगर किसी की ब्रेन में केमिकल्स की डिस्टर्बेंस है, डोपामीन, सेरोटोनिन की, एड्रेनलिन या इस तरह की जो हार्मोन्स और केमिकल्स हैं, अगर ऑलरेडी किसी के बॉडी में और ब्रेन में डिस्टर्बेंस है इस तरह के मामलात में, और फिर ऊपर से वो सिगरेट का इस्तेमाल करे या शीशे का इस्तेमाल करे या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करे, या फिर चरस आ गई है उसमें, या अल्कोहल भी आ गई है, या कोकेन या क्रिस्टल मेथ अगर आ गई है, सो ये तो और ज़्यादा
केमिकल डिस्टर्बेंस को मज़ीद ख़राब करते हैं, मज़ीद जाके डिस्टर्ब कर देते हैं ब्रेन को। सो ये तो आप समझें कि दुगना ख़तरा फिर हो जाता है। और फिर ये जो मामलात हैं और मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट जनरली, क्योंकि इनमें वो एडिक्टिव टेंडेंसीज भी होती हैं कि एक काम को बार बार करना, बार बार ही किए जाना, जहाँ जो चीज़ मज़ा देती है, जो चीज़ प्लेजर देती है, तो वही फिर वो रिपीटेडली करते हैं। सो ड्रग्स क्योंकि उनको टेम्परेरी रिलीफ देती है, क्योंकि अगर ब्रेन में मूड डिसऑर्डर के ब्रेन में अगर कुछ इस तरह के मामला आते हैं कि उदासी महसूस हो रही है क्योंकि कुछ ब्रेन केमिकल्स हैं जो कि कम रिलीज़ हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बेचैनी है और बहुत ज़्यादा इज़्तिराब है क्योंकि कुछ ब्रेन के केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं। सो इनिशियली जब कोई ड्रग लेता है तो उसको ये मैसेज ब्रेन को ये जाता है कि इट वर्क्स, क्योंकि ड्रग से उसको कुछ रिलीफ मिलता है, और जब रिलीफ मिलता है तो फिर वो बार बार उसी का सहारा लेते हैं, और फिर वो एक अलग मसला एडिक्शन का मूड डिसऑर्डर में शुरू हो जाता है, जो कि मोर देन 70% मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स, एडिक्शन के पेशेंट्स भी आगे चलकर बन जाते हैं। सो और ये दोनों प्राइमरी बीमारियां हैं, यानी इन दोनों को इंडिपेंडेंटली फिर मैनेज करके चलना होता है। एक चीज़ दूसरे को फिर ख़राब करती है, सो एक दूसरे के ऊपर इनका भी फिर असर होना शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों को अलग अलग उसके लिए परहेज़ चाहिए, दोनों का अलग अलग उसका इलाज भी चाहिए होता है। सो लाइफस्टाइल पर अगर कोई काम करना शुरू कर दे ये सोच के कि मैं प्रोएक्टिवली, हम अक्सर प्रोग्राम्स में बात भी करते हैं कि मूड को जब ख़राब होता है तो तब तो ठीक करने की ज़रूरत पड़ी जाती है, लेकिन मूड को पहले से भी हम ठीक कर सकते हैं। पहले से मूड की अगर हम हिफाजत करना शुरू कर दें और डेली बेसिस पे, उसमें अगेन कंपोजर एक ऐसी चीज़ है जो कि सीखने की ज़रूरत होती है मूड मैनेजमेंट में, कि ये जो बहुत ज़्यादा खुशी में जब हम कई दफ़ा हमारे जज्बात की ब्रेक्स फ़ेल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुशी में भी हम कहते हैं कि अच्छा अब खुशी की बात है तो चलो शॉपिंग करते हैं, चलो खाना खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं, और आधी रातों को जागते रहते हैं। सो बहुत ज़्यादा खुशी में भी अगर हम कंपोज रखें और जो ओरिजिनल एजेंडा या ओरिजिनल प्लान होता है हमारा, हम उसी के मुताबिक चलें, कि अगर स्पेंडिंग के कोई हमने प्लान बनाया होता है तो फिर वो खुशी हो या गम हो वो उसके मुताबिक ही रखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा उदासी में भी कई दफ़ा हमारे इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उसमें भी फिर हम हदूद को ही पार करना शुरू कर देते हैं। सो दोनों स्टेट्स में अगर कोई कंपोजर सीख ले, कंपोज्ड रहना सीख ले, कि खुशी हो या गम हो, उसका जो बिहेवियर है या उसके जो इमोशंस हैं वो उसके अपने कंट्रोल में होने चाहिए, वो सिचुएशंस की वजह से या किसी ट्रिगर की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अगर कोई ये सीख लेता है, और वो जो मैंने एग्जांपल दी थी कि वो जो 1 महीने की जो सैलरी है अगर कोई शुरू में इस्तेमाल, सो ये भी मूड डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो खुशी पूरे हफ्ते में उन्होंने खुश होना होता है, समटाइम्स लोग वीकेंड पे ही सारी की सारी खुशी मना लेते हैं, और फिर अगला फिर पूरा हफ्ता फिर वो वीकेंड का इंतज़ार करते हैं कि अब क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जीज़ तो वीकेंड पे गुजर गई कि पार्टी भी कर ली, शॉपिंग भी कर ली, खाना भी खा लिया, मूवी भी देख ली, यानी जितनी भी खुशियां हैं, अगर कोई रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ प्लेजरेबल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में रखे, कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर रखे कि जिससे वो उसको खुशी भी हासिल हो और मज़ा भी हासिल हो, और कुछ प्रोडक्टिव काम भी साथ साथ अगर डेली बेसिस पर हो, डेली बेसिस पर वो अपने रिश्तों नातों से खुशी हासिल कर सकता है, डेली बेसिस पर वो अच्छे काम करके अपने काम को निखार के संवार के अगर कोई काम काज करता है और अगर उसको अच्छा कर ले तो डेली बेसिस पे उसको वहाँ से भी खुशी मिल सकती है। डेली बेसिस पे अगर कोई वॉक करे तो वहाँ से भी उसको खुशी मिल सकती है। सो ये जो एक्सट्रीम्स हैं, और हम कई दफ़ा उसको इवेंट्स के साथ भी जोड़ देते हैं कि बस ये इवेंट आया तो बस इसी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनानी है। सो उस अप्रोच को भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। मिस आमना, अभी 1-2 सवाल तो बाकी हैं, लेकिन कुछ वक्त की कमी आड़े आ रही है, तो मेरा ख़्याल है कि हम अपने सवालात को नेक्स्ट प्रोग्राम में भी कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल आल्सो एक्सप्लोर मोर एरियाज़ इनटू एक्साइटमेंट, क्योंकि आम तौर पर ये रवैया छुपा रहता है, इसे बीमार रवैया नहीं समझा जाता, लेकिन एनर्जी की ये बढ़ी हुई शक्ल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है। कोई नौजवान इसके ज़ेरे असर मोटर बाइक जिसे 2 पहियों पे चलने के लिए बनाया गया था 1 पहिए पे चलाने लगता है, और बड़े रिस्क टेकिंग बिहेवियर। बिल्कुल, और ज़्यादातर लोग ये यूजुअली लोगों को लगता है कि शायद ड्रग्स का इस्तेमाल किसी ने किसी डिप्रेशन में किया था, या इसको कोई गम था तो किया था, या ये जो कोई भी नुकसान इसने ज़िंदगी में अगर किया तो कोई परेशानी थी। लेकिन अगर हम
इन डेप्थ स्टडी करें तो पता चलेगा कि बहुत से केसेस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं। एक्साइटमेंट में ओवरली रेकलेस होना, इंक्विजिटिव होना, ये एक एलिमेंट है जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे मामलात को एक्सप्लोर करने लगते हैं जिसके नतीजे में उनका और उनके घर वालों का कोई बड़ा नुकसान होने का अंदेशा होता है। इस वक्त हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा 5 से 6 बजे के दरमियान हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए।